So in this video we are going to discuss about the मध्यकालीन भारत का इतिहास which is very necessary seriously। तो हम यहाँ पे मध्य भारत का इतिहास कवर करेंगे कि जो कि 712 से लेके 1707 ईस्वी तक चलता है, जिसको बेसिकली दो भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो पूर्व मध्यकालीन जो कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चलता है और 712 से 1192 तक बीसी तक चलता है। फिर उत्तर मध्य भारत का इतिहास होता है जो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चलता है और इसका जो सन होता है वो 1192 से 1757 बीसी होता है। इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग उत्तर मध्यकालीन जो इतिहास है हम उसको कवर यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत का इतिहास। सबसे पहले इसको इतिहास को कवर करने से पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से एक तरह से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फेक ड्राइंग आई एम गोना डू। तो ये एक तरह से हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ का इन्होंने ये बताया कि जो यहाँ का ये वाला पार्ट जो था दैट वाज क्या, यहाँ पे जो राजपूत थे, दिल्ली सल्तनत थी और मुग़ल बादशाह थे। फिर दक्कन वाला जो ये वाला एरिया था वो विजयनगर, बहमनी और मराठा लोग यहाँ पे राज करते थे। और फिर यहाँ पे जो ये वाला एरिया था वहाँ पे पांड्य, होयसल आदि जो हैं वो छोटी छोटी कुछ डायनेस्टी थी वो यहाँ पे शासन करती थी। इसके बाद में 712 ईस्वी की पृष्ठभूमि की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो भारत की संपन्नता भी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस्लाम का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था क्योंकि 580 से जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी और इसके बाद में इसका काफ़ी हद तक प्रचार प्रसार होने लगा था। फिर इसके बाद में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम की विजय किस तरह से देखने को मिलती है? सबसे पहले जो अरबों अगर हम पूर्व मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरब जो देशवासी थे उन्होंने आक्रमण किया था। अरब के बाद जो तुर्की लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। जो अरबों ने आक्रमण किया था उसमें सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, जिसका जो मेनली उद्देश्य था वो क्या था? एक तरह से यहाँ पे आना, यहाँ के साम्राज्यों को लूटना और एक तरह से दूसरा जो रीज़न था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में जो तुर्क लोग आए, तुर्क में सबसे पहले कौन आया था? तुर्क में सबसे पहले आए थे हमारे गजनवी जी आए थे, जिसने सोमनाथ मंदिर को जीता था 1025 में, जिनने सोमनाथ मंदिर को जीता था। इसके बाद में जो मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था एक तरह से भारत पे आक्रमण करने का वो टोटली डिफरेंट था इन दोनों की अपेक्षा। उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए और इस्लाम के धर्म प्रचार करने के लिए एक तरह से आक्रमण किया था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे उनका आक्रमण इसलिए हुआ था ताकि वे एक तरह से अपना साम्राज्य विस्तार कर सकें। इसके बाद में इसके बाद में जो गुलामों के माध्यम से शासन किया गया था, यानी कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो वे जो उनके गुलाम होते हैं उनको अपना शासन दे देते हैं, जिससे गुलाम वंश की स्थापना होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्रमशः दिल्ली सल्तनत द्वारा संस्थागत स्वरूप प्रदान करना। फिर इसके बाद में जो दिल्ली की सत्ता पर पारिवारिक संघर्ष के साथ फिर तुर्क चहलगामी के स्वार्थों का केंद्र बनना, किंतु जनता की और मोहम्मद गौरी की ओर प्रतिस्पर्धा, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा जनता प्रशासन इच्छा की उपेक्षा करना, कठिन वंशानुगत इत्यादि चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे मोहम्मद गौरी जो है उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर बहुत कम होने लगता है। बहुत कम होने की वजह से जो तुर्कमेनिस्तान में जनता है उसका जो झुकाव है वो हटने लगता है। भारत को ही पैतृक भूमि के रूप में स्वीकार करना इन लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया। इसके बाद में क्षेत्रीय शासकों की भूमिका का ह्रास होना, केंद्रीय सत्ता के रूप में दिल्ली का प्रभाव में आना, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों को आपस में द्वंद्व के साथ सत्ता प्राप्त करना, बाबर द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना करना, ठीक है। अब पूर्व मध्यकालीन की थोड़ी हम बातें यहाँ पे करेंगे। अगर तो पूर्व जो मध्यकालीन इतिहास था वो 712 से 1192 बीसी तक चला। यहाँ पे अरबों ने अपनी पहली विजय प्राप्त की 20 जून 712 को। मोहम्मद बिन कासिम जिनके साथ युद्ध हुआ था वो थे सिंघा के शासक थे और इन्होंने राजा जो दाहर था उनको सबसे पहले पराजित किया था और इन्होंने जो जिसमें जीत हुई थी वो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की।
इसके बाद में तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो किस तरह से थी। तो 11वीं शताब्दी का यहाँ पे समयकाल चल रहा था और भारत में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो चुका था, यानी कि विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एक तरह से होता है कि सेंट्रल से जो पावर्स होती हैं उनको हटाकर जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, उनको एक तरह से पावर दे दी जाती है। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय इकाई हैं, जो क्षेत्रीय इकाई हैं इन्होंने उसका लाभ उठाया और स्वयं को संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद में बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 712 से ही क्यों शुरू होता है। देखो, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व भी बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत की भूमि पर आक्रमण किया था, लेकिन उन लोगों को एक तरह से विजय नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब अरब के जो शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। इसलिए जो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 712 से ईस्वी से यहाँ पे देखा जाता है। फिर इसके बाद में अरब भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे, तो इसलिए करना चाहते थे वो आक्रमण कि 7वीं शताब्दी से ही अरब के मुगल शासक भारत पर संपत्ति के अर्जन और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यानी कि जो अरब थे उनका सिर्फ यही मोटिव था कि वो साम्राज्य का विस्तार करेंगे और दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए सिंध प्रांत पर बार बार आक्रमण करना चाहते थे। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने की विजय क्यों हुई और वो क्यों आया था, तो उसको एक ऐसी सूचना मिली थी कि जो अरब का व्यापारी है वो समुद्री जहाज को लूटे जाने के आरोप लगाकर सिंध पर आक्रमण करता है। यानी कि वो ये कहता है कि हमारे जो अरब सागर का यहाँ पे जहाज है तो वो सिंध के लोगों के द्वारा लूट लिया गया, इसलिए वह यहाँ पे आक्रमण करना चाहता, उसने आक्रमण किया। फिर इसके बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जल एवं थल दोनों प्रकार की नीति का सहारा लिया। इसके बाद कासिम ने अपनी जो कूटनीतिक सूझबूझ से क्या है सिंध क्षेत्र पर अपने देवल के सूबेदार को एक तरह से राजगद्दी का लालच देते हुए अपने अधीन कर लिया। फिर साथ ही सबसे पहले देवल बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। जो देवल बंदरगाह अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो कराची के पास हमें देखने को मिलता है, जो कि देवल सिंध का जो प्रमुख बंदरगाह था और जिससे सिंध के लोगों का बहुत ही ज़्यादा आघात हो चुका था। इसके बाद में मगदान तट के रास्ते से कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और राजा ताहिर को पराजित किया और एक तरह से भारत की भूमि पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण किस तरह से हुआ। तुर्कों के भारत पर ये जो अभी तक आक्रमण चल रहे थे ये अरबी लोगों के चल रहे थे, लेकिन जो पहला तुर्क का आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा और महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसमें तुर्कों के भारत पर आक्रमण हुए, बहुत ज़्यादा शुरुआत में लूटपाट हुई, जिसमें महमूद गजनबी का आक्रमण प्रमुख माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में महमूद गजनबी जिसने शासन लगभग 1000 से लेके 1036 तक इसका जो शासन है, इसके पहले का भी शासन है लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट माना जाता है। और 1025 में इसने क्या किया था, 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर को जो गुजरात में उपस्थित है को लूटा था एक तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद में जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद गौरी के थ्रू की गई थी, जो कि मोहम्मद गौरी भी एक सेनापति था। किसका सेनापति था, अलाउद्दीन जहान सोज का एक तरह से सेनापति था मोहम्मद गौरी। फिर इसके बाद में मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, एक तरह से जो उद्देश्य उसका था वो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद जो गजनवी थे उनसे टोटली डिफरेंट था। इस जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य विस्तार करना ही उसकी एक नीति थी, लूटपाट के साथ ही भारत पर अपना सत्ता का विस्तार करना उसकी एक तरह से नीति थी। इसके बाद में मध्यकाल में पहला तुर्क जिसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था, ये पहला उसका शासक था। गौरी का प्रथम सफल आक्रमण 1175 में हुआ था जो मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। इसके बाद में मोहम्मद गौरी जो था और उनके पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1151 में तराइन का युद्ध हुआ था। जो तराइन वाला एरिया पड़ता है वो हरियाणा यानी कि हरियाणा और जो थानेश्वर वाला बीच का एरिया है वहाँ पे पड़ता है। इसके बाद में जो फर्स्ट तराइन का वॉर हुआ था उसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी एक तरह से डिफीट हुए थे और जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी विजय हुई थी। इसलिए जो मोहम्मद गौरी हैं वो अपना सामान लेते हुए निकल गए। इसके बाद में चीन की यहाँ पे जो तुर्क हैं वो कौन थे, चीन की एक उत्तर पश्चिमी यानी कि चीन वाला जो एरिया है तो वहाँ का ये वाला जो एरिया है वहाँ की एक तरह से बर्बर जाति है और इसका जो उद्देश्य है वो एक तरह से क्या उद्देश्य है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना ही इसका एक तरह से उद्देश्य है। फिर इसके बाद में
पृथ्वी की जो मूल है पृथ्वी की जो मूल भूल थी वो क्या थी। यानी कि उसने विजय बेशक ग्रहण की, लेकिन उसने क्या किया, अदूरदर्शिता का परिचय दिया। गौरी जब युद्ध में हार चुका था तो उसका पीछा नहीं किया और अपने गृहस्थ जीवन में एक तरह से व्यस्त हो गया था। इसके बाद में जयचंद्र के संबंध खराब थे। जयचंद्र कौन था, तो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है और जो जयचंद्र है उनके संबंध इसलिए खराब थे क्योंकि जयचंद्र की जो बहन थी वो संयुक्ता थी और जो चौहान की पत्नी थी जिन्होंने भागकर शादी की थी, इसलिए जो जयचंद्र रहते थे वो बेसिकली इनसे रुष्ट रहते थे, क्रोधित रहते थे। इसी का फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और उनके साथ मिलकर जो पृथ्वीराज चौहान है उस पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान एक तरह से हारा गया। इसके बाद में जो संयोजिता और पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह माना जाता है वो कुछ इतिहासकार इसको असत्य भी मानते हैं। पुनः साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से मोहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण किया और भारतीय राजाओं को लोभ देकर अपने पक्ष में किया, जैसे जयचंद्र को इन्होंने अपने पक्ष में किया था लोभ देकर कि कुछ शासन व्यवस्था उनके हाथ में भी थमा दी जाएगी, जिससे द्वितीय जो तराइन वॉर हुआ था 1192 में हुआ था, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक तरह से पराजित हुए थे। ठीक है, पृथ्वीराज की पराजय के क्या कारण थे, इनके निम्नलिखित कारण थे। राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कि जब मोहम्मद गौरी फर्स्ट तराइन वॉर में हार चुका था तो इन्होंने उसका पीछा नहीं किया था। फिर इसके बाद में कुछ राजाओं कुछ ग्रह जो राजा थे उनसे ही संबंध खराब थे। ठीक है, तनाव थे उनके साथ में। फिर तत्कालीन भारतीय राजाओं का सहयोग प्राप्त करने में कूटनीतिक विफलता थी। मुख्य कारण जो था वो एक तरह से ये था कि जो मोहम्मद गौरी था उसके पास में अच्छे कुशल एक तरह से कहें कि घुड़सवार थे, जबकि जो पृथ्वीराज चौहान था उसके पास हाथी थे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद में गौरी ने युद्ध की नीति का पालन भी नहीं किया, यानी कि अगर वो शाम देखता था तो वो शाम को भी उठ के युद्ध करने के लिए आ जाता था, अगर सुबह होती थी तो वो सुबह भी युद्ध करने के लिए, मतलब उसका एक पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं था। यही कारण था कि जो मोहम्मद गौरी था वो एक तरह से दुगनी सेना होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान के पास पराजित होता है। इसके बाद में विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासन नियुक्त किया और स्वयं लौट गया। इसलिए लौटा क्यों, क्योंकि वो 1773 में एक गजनी एवं हेरात के मध्य एक स्थित छोटे से पहाड़ी एरिया का शासक बना। गजनी का शासक होने के कारण गौरी ने स्वयं पंजाब क्षेत्र का वैश्य शासक मानता था, क्योंकि पहले पंजाब गजनी साम्राज्य का ही एक अंग था, इसलिए वह गजनी पर शासन करना ज़्यादा प्रेफर करता था। इसके बाद में पंजाब प्रांत को गजनी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। करने के पश्चात जो मोहम्मद गौरी है भारत में उसने आक्रमण किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण एक प्रकार से फिर से सैन्य विश्राम के उद्देश्य से भारत लौटा। 1206 में जो मोहम्मद गौरी है वो एक बार फिर से पंजाब की होकर जनजाति है, एक होकर जनजाति है, उसका विद्रोह करने के उसका जो विद्रोह किया जा रहा था उसको दबाने के लिए एक बार फिर से भारत पर अंतिम आक्रमण करता है। इस दौरान जब वह सिंध नदी के पास बैठा होता है तो जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो उसकी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जब गौरी की हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या करने से पूर्व भी वो जो उसके गुलाम होते थे उनको उसने अपने जो उत्तराधिकारी हैं वो सौंप दिए थे, यानी गजनी का जो साम्राज्य था वो यलदौत ने संभाला था। इसके बाद में कुम्बाचा को सिंध का संभाला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का साम्राज्य संभाला था। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। 1206 से 1526 तक दिल्ली काल की शुरुआत होती है। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश थे। 5 वंश में 5 वंश थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, सल्तनत हिंद कहा जाता है, सल्तनत दिल्ली भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रारंभ में तुर्की जो प्रशासन था दिल्ली सल्तनत काल सैनिक प्रधान था, क्योंकि उद्देश्य केवल इसका क्या था, साम्राज्य विस्तार करने का एक तरह से उद्देश्य था। फिर दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें जो 5 वंश हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले जो 5 वंश हैं उसमें गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश और इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, जो 1206 से लेके 1290 तक चलता है। इसके बाद में जो खिलजी वंश की शुरुआत होती है जो 1290 से 1320 तक चलता है। खिलजी वंश के बाद में यहाँ तुगलक वंश की शुरुआत होती है जो 1320 से लेके 1414 तक चलता है, यानी कि ये 94 साल तक चला। ये सबसे ज़्यादा मुगल काल उसमें दिल्ली सल्तनत में चला। फिर सैयद वंश की स्थापना होती है जो 1414 तक चलती है। इसके बाद लोधी वंश होता है 1451 से शुरू होता है और 1526 तक ये चलता है। ठीक है,
फिर इसके कुछ संस्थापक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। फिर तुगलक वंश का जो था गयासुद्दीन तुगलक था। शैयद वंश का खिज्र खा था। लोदी वंश का बहलोल लोदी था। इसके बाद में जो गुलाम वंश के संस्थापक कुछ इस तरह से थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया सुल्ताना जो कि इनकी पुत्री थी बहुत ही ज़्यादा योग्य हैं, ऐसा माना जाता है। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया। फिर मुइज़ुद्दीन बहराम खान ने फिर इसके बाद में ऐसे कुछ शासकों ने जो जिसमें सबसे ज़्यादा गयासुद्दीन बलबक हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन किया। ये कुछ ऐसे जो हैं वो मुख्य मान जाते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं जिन्होंने 1206 से 1210 तक काम किया और इन्होंने अपने 4 साल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य हैं वो किए। सबसे पहले तो ये मध्यकालीन भारत का पहला राजवंश था और पहला राजवंश होने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तरह से भारत की सत्ता पर आसीन होने के लिए कहा था। इसके फिर जो संस्थापक थे वो राजना होकर गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। फिर इसके जो अन्य नाम थे, सबसे पहले इसको गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि इसके जो शासक थे वो एक तरह से गुलाम थे। इसके बाद में इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश किसे कहा जाता है? जिसके माता पिता स्वतंत्र होते हैं या फिर जो सैनिक कार्यों में एक तरह से लगा होता है। अलवरी वंश क्या होता है? यानी कि जो सबसे मतलब प्रमुख नाम है वो एक तरह से ही होता है। कुतुब को छोड़कर सभी इलवरी जाति के तुर्क थे, यानी कि इलवरी एक तरह से जाति का नाम था, एक तरह से जनजाति का नाम था। फिर इनका जन्म की बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जनजाति में इनका जन्म हुआ है। क्या होता है कि इस समय जो तुर्की था वहाँ पे गुलामों की खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा थी। तो बचपन में जब कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता के द्वारा उनको छोड़ दिया गया था या फिर किसी कारणवश गुम हो गए थे, तो काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ ने क्या किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको खरीद लिया था। लेकिन जब काजी का मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र के द्वारा उनको बेच दिया जाता है। लेकिन काजी के द्वारा इनका काफ़ी हद तक पालन पोषण किया जाता है। इनको कुरान भी सिखाई जाती है, इसलिए इनको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जब इनके पुत्र ने इनको एक व्यापारी को बेच दिया, तब इनको गजनी के जो शासक थे मोहम्मद गौरी के द्वारा इनको अपना गुलाम बना लिया। विलक्षण होने के कारण गौरी ने ऐबक को अमीर आखूर की उपाधि यानी कि अस्तबलों का प्रधान बनाने की उपाधि से नियुक्त किया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर की जनता ने गौरी के प्रति निधि के ऐबक को ही पद पर बैठने का आमंत्रण दिया, जिससे उन्होंने उनके पद को स्वीकार किया। 1206 में ऐबक है राज्याभिषेक हुआ, जहाँ पर ऐबक ने मुल्तान की बजाय मलिक एवं सुल्तान की बजाय मलिक की उपाधि लेना पसंद किया। ऐबक ने निरंतर अपना शासन दिल्ली से संचालित किया, अर्थात ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को बनाए रखा। ऐबक ने अपने नाम की सिक्के नहीं चलवाए और ना ही खुतबा मनवाया। खुतबा बेसिकली होता क्या है, एक तरह से एक रचना होती है जो मौलवी के द्वारा जब मस्जिद में जब सुल्तान लोग जाते हैं अपनी तारीफ़ करवाने के लिए शुक्रवार के दिन, तब अपनी प्रशंसा में इसको पढ़वाया जाता है, लेकिन उन्होंने कोई खुतबा नहीं करवाया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे लाल बख्श की उपाधि ग्रहण की थी। इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो गुलाम थे उन लोगों को फ्री कराया था, उनको रिहा कराया था और दानशीलता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में एक मत प्रसिद्ध है कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, यानी कि यहाँ की जो प्रजा थी और जो शासन करने वाले जो लोग थे, और क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक तरह से खुद गुलाम था, इसलिए ये कथन इसलिए कहा गया था। फिर इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कई विद्वान और लोगों ने का भी आश्रय हुआ था। कुछ जो मेन लोग थे जैसे कि जो आदाब उल हर्ष हैं इत्यादि जो लोग थे वो मेन थे। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में उत्तर भारत में पहली बार मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण कराया, जो कि विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। इसके बाद में अजमेर में इन्होंने संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस जो ये मस्जिद है इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सूफी एक संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर एक तरह से की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन इसका जो फिनिशिंग का पूरा वर्क किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया था और इसका
इसका जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो कुतुब मीनार की थोड़ी सी बात करते हैं तो दिल्ली में स्थित है, ईंट की बनी है, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 237.86 फीट के लगभग मानी जाती है। यूनेस्को के द्वारा इसको रिवॉर्ड भी दिया गया है। किसने बनवाई है? ऐबक ने इसकी बात शुरुआत की, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया, फिरोज शाह तुगलक ने इसको फिर से इसकी मरम्मत करवाई। 1210 में लाहौर में चुगल और या फिर पोलो खेलते समय, पोलो में बेसिकली 7 खिलाड़ी होते हैं, घोड़े से गिर जाने के कारण जो ऐबक है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो मकबरा है वो लाहौर में ही बना है जो इनकी राजधानी थी। ऐबक का उत्तराधिकारी इनका जो अनुभवहीन पुत्र था वो माना जाता है, लेकिन इल्तुतमिश ने इन पर अधिकार प्राप्त कर लिया और खुद को शासक घोषित किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि इनका कोई पुत्र नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।